काबीना ने फैसला करना है और वो कह रहे हैं कि हम काबीना से दरखास्त करने जा रहे हैं कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएं। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून रियाज सादिक साहब की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है और वो पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात पर गौर फिक्र कर रही है। वहाँ तहरीके इंसाफ को दावत नहीं दी गई। सैयद अली जफर सेनेटर हैं और लॉ नोइंग है, वो और हमारे कुछ सेनेटर्स को शामिल करके कहने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि उसमें एनर्जी रिफॉर्म्स का खास तौर पर जिक्र किया गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की सोच की खलीज जो है 3 अरब डॉलर की जो ब्रिज फैसिलिटी है वो पाकिस्तान को दस्तयाब होगी 3 किस्तों में। अब 3 किस्तों के अंदर जो काबिले गौर चीज है, एक तो है उसका फाइनेंशियल, लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल पहलू भी मुझे दिखाई दे रहा है और वो क्या है, और वो ये है कि 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त मिलेगी मौजूदा हुकूमत को, दूसरी किस्त मिलेगी केयर टेकर सेटअप को और तीसरी किस्त मिलेगी इलेक्टेड गवर्नमेंट को। यानी कि इस फैसले में इंतखाबात को एक बड़े सटल तरीके से परो दिया गया है और ये काबिले गौर और काबिले जिक्र चीज है। एक नंबर 2, अब तो खुद पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि उन्होंने, और वो काबीना का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है, काबीना ने फैसला करना है और वो कह रहे हैं कि हम काबीना से दरखास्त करने जा रहे हैं कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएं। अगर ऐसा होता है तो फिर आइन की रूह से 90 दिन के इंतखाबात की पीपल्स पार्टी ख्वाहिश रखती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। अगर उनका नुक्ता नज़र देखें तो लगता है कि वो टर्म मुकम्मल यानी कि 12 अगस्त को हो जाएगी, तो 14 को वो समझते हैं कि हुकूमत जाएगी। यानी कि उनकी कोशिश है कि इंतखाबात 60 दिनों में हों। अब हुकूमत के 2 अहम सतून जो हैं, यहाँ मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। और मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, वो आज भी कह रही हैं कि दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। एएनपी के सदर एमएल वली साहब ने एक्यूज किया है जेयूआई के गवर्नर को कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जमात के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एएनपी के मफादात के बरक्स वो काम कर रहे हैं। तो ये एक आपको जो हुकूमती इस वक्त जो टोला है, उनकी सोच और उनकी जो सियासी दरारें हैं, वो आप जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वो वाज़ेह होती दिखाई दे रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत ने अयाज सादिक साहब की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी है और वो पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात पर गौर फिक्र कर रही है। गालिबन 2 नशिस्तें भी हो गई उनकी। जो अखबारात में मैंने पढ़ा है और मीडिया से मुझे आगाही हासिल हुई है, उस कमेटी के सामने 73 के लगभग तरामीम रखी गई हैं और उस पर तबादला ख्याल हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, एक मेजर स्टेक होल्डर है और इन ये जो कमेटी के सामने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं
जो तबादला ख्याल हो रहा है वहाँ तहरीक इंसाफ को दावत नहीं दी गई। सवाल है क्यों? क्या वो स्टेक होल्डर नहीं है? क्या उनकी ओपिनियन दरकार नहीं है? क्या कंसेंसस, एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए, बेहतरी के लिए ये मुनासिब ना होता कि उनको भी दावत दी जाती? चुनाचे मैं अयाज सादिक साहब को, जो कमेटी के सरबराह हैं, हमारे स्पीकर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा, एंड बज़ाहिर एक फेयर इंसान दिखाई देते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगली नशिस्त में आप तहरीक इंसाफ को नुमाइंदगी दीजिए। अगर हम नेशनल असेंबली में नहीं हैं तो सेनेट में तो मौजूद हैं। मैं प्रपोज कर रहा हूं उनकी कंसिडरेशन के लिए कि सैयद अली जफर सेनेटर हैं, पार्टी के और लॉ नोइंग हैं, वो और हमारे कुछ सेनेटर्स को शामिल करके हमारा नुक्ता नज़र भी शामिल कर लें, क्योंकि अगर इंतखाबात होने हैं तो उन इंतखाबात की ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड का तासुर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंतखाबात पर बिला वजह सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। और मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस कमेटी को फराख दिली से तहरीक इंसाफ को दावत देनी चाहिए और उनका नुक्ता नज़र भी सुनना चाहिए। मेरी अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि MDIMF ने अपना एक जायज़ा रिपोर्ट आज शाया की है, मेरी नज़र से गुजरी है। उस जायज़ा रिपोर्ट में उन्होंने स्टैंड बाय एग्रीमेंट के साथ बहुत सी कंडीशनैलिटीज़ का जिक्र किया है कि अगर स्टैंड बाय एग्रीमेंट ने पाया तकमील को पहुंचना है तो आपको ये इस्लाहात करनी होंगी, यानी कि आपको ये इक़दामात उठाने होंगे। और उसकी तफसील में नहीं जाता क्योंकि आपके सामने वो दस्तयाब है और आप उनकी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं कहने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि उसमें एनर्जी रिफॉर्म्स का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है, क्योंकि सर्कुलर डेट जो है हमारा वो बढ़ता चला जा रहा है, तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है और लम्हा फिक्रिया है। उस पे वो कह रही हैं, इन अदर वर्ड्स वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको सर्कुलर डेट को एक माकूल हद तक रखने के लिए आपको मजीद टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। ₹1.24 पहले बढ़ चुका और लगता है कि आज के इशारे से ये दिखाई दे रहा है कि हुकूमत को बिजली के निर्ख मजीद बढ़ाने पड़ेंगे। इस वक्त कैफियत ये है कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग, तवील लोड शेडिंग जारी है। इस वक्त एक ख्याल है कि 7 से 8 हज़ार तक शॉर्टफॉल है। उसका नतीजा ये है कि घंटों की लोड शेडिंग हो रही है शहरों में, और देहात में तो बिजली जाती नहीं, कभी कभी आती है। 12-12, 14-14 घंटों की इस गर्मी के आलम में, इस हबस के आलम में लोग जो है वो लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं और उसके ऊपर मजीद जो है टैरिफ बढ़ाने की उन्हें नवीद सुना दी गई है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है इस हुकूमत ने बहुत ताख़ीर की, और ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट अगर इनमें यकसुई होती तो आज से 8-9 माह पहले यही रिजल्ट आ जाता जो आज आया है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की सोच की खलीज जो है वो आपके सामने है, और डार साहब को रिट्रीट करना पड़ा, और जो मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे आज लगता है उनकी बात में ज़्यादा वज़न दिखाई दे रहा है। वो भी नून के थे, ये भी नून के हैं, वो भी वज़ीर ख़जाना थे, ये भी वज़ीर ख़जाना हैं। मेरी नज़र में डार साहब ने ताख़ीर करके मईशत को मज़ीद दुश्वारियों से दो चार किया है। हमारा रुपया मज़ीद गिरा है, डिप्रिशिएट हुआ है, और अब तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट जो मार्केट बेस्ड होगा उसका इम्पैक्ट जो होगा वो भी आपके सामने है।
اور آ رہا ہے, آ چکا ہے, اور بہت سی جو گومگو کی صورت تھی, جو انڈسٹریل انسرٹنٹی اور انویسٹمنٹس کے لیے جو آج حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ماحول بہتر کیا جائے, اور درست کوشش ہے, پاکستان کو انویسٹمنٹس کی ضرورت ہے, اور ایک اچھا پیش رفت ہے کہ کاؤنسل بنی ہے جو کہ انویسٹمنٹس کے راستے میں رکاوٹ ہے اس کو دور کرتی ہے. میں اس کے حق میں ہوں, میں نے اس کو دیکھا ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس اے گڈ انیشیٹو. اسی طرح میں سمجھتا ہوں جو زراعت کے پیشے میں پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے, یہ بھی ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. تحریک انصاف جو مثبت چیز ہے اس کو رد کبھی نہیں کرے گی. ہمارا مفاد اس ملک کے مفاد سے جڑا ہوا ہے, اور جو پاکستان کی عوام کی بہتری ہے, اگر اس کی طرف کوئی بھی قدم لیتا ہے تو ہمیں فراخ دلی سے اس مثبت قدم کو اپنانا چاہیے, اس کی تائید کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے زرعی سیکٹر میں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے, اور اگر صحیح اصلاحات کی جائے اور انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کیا جائے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو اٹریکٹ کیا جائے, پاکستان کی پروڈکٹیوٹی, ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے, اور ہمارے جو سبسسٹنس فارمر ہے اور ہمارا جو پروگریسو فارمر ہے ان کی ییلڈ میں جو ڈفرنس ہے, اگر اس گیپ کو ختم کر دیا جائے تو پاکستان ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. ہمیں جو اربوں ڈالر ہم منگا رہے ہیں خوردنی اشیاء کے لیے, ہمیں اس پہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈالر آج ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. ڈالر کی کمی کی وجہ سے ہم IMF کے پاس گئے ہیں نا, تو جو ڈالر زراعت بچا سکتا ہے امیڈیٹ فیوچر میں, وہ کوئی شعبہ نہیں بچا سکتا. تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہونا چاہیے اور پیش رفت ہونی چاہیے. انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ بہت ضروری ہے. یہ تاثر کہ ایک کسی خاص ٹولے کی طرف جھکاؤ ہے, یہ ملک کے مفاد بھی نہیں ہوگا, یہ جمہوریت کے مفاد بھی نہیں ہوگا, یہ جمہوری اداروں کے مفاد بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ وقت ہے بڑی فہم و فراست کا, یہ وقت ہے اسٹیٹسمنشپ شو کرنے کا, یہ وقت ہے لیڈرشپ شو کرنے کا. اور میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کے جتنا ذی شعور طبقہ ہے وہ مل کر ہمارے ہم کلام ہوگا, تاکہ اس ملک میں آئین کے مطابق فری, فیئر اور کریڈیبل الیکشنز ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن اپنی ساکھ بحال کر سکتا ہے. انتخابات اگر وہ شفاف کروا دیتا ہے, اس سے الیکشن کمیشن کی ساکھ میں اضافہ ہوگا. اور الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے, ایک آئینی ادارہ ہے, جو ہمیں اس کی ضرورت کل بھی تھی, آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی. لوگوں کا اس پر اعتماد ہونا بہت ضروری ہے. شکریہ. بتائیے گا کہ جس طرح سے خانہ کیس کی اسپیڈی ٹرائل کی مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جج پہ PTI کی جانب سے, چیئرمین PTI کی جانب سے عدم اعتماد کیا گیا, لیکن وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر رہے ہیں, اور اس کیس کو چونکہ گواہ بھی بہت کم ہے, کیا عمران خان کی نااہلی دیکھ رہے ہیں آپ اس کیس میں؟ میں آپ سے گزارش کروں گا, توشہ خانہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے, ایک بہت دلچسپ ایک انالیسز آیا ہے پل ڈیٹ کے, ہمارے ہیں بہت ہی ایک ذمہ دار دوست احمد بلال محبوب صاحب, ان کا ایک آج ہی تجزیہ سامنے آیا ہے توشہ خانہ کے بارے میں. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیے. تھینک یو. جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد اس کے اوپر ایک میجر کریک ڈاؤن کیا گیا, مگر JP میں اس طرح کا میجر کریک ڈاؤن نہیں ہوا ہے جماعت کے خلاف. کیا کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے آئندہ انتخابات میں کہ KP کو ایک بار پھر PTI؟ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ خیبر پختونخوا کے وہاں کے آپ کے جو کورسپونڈنٹ ہیں یا میڈیا کے دوست ہیں, ان سے رجوع کیجئے, وہ آپ کو حالات حاضرہ سے صحیح آگاہ کریں گے. لگتا ہے کہ آپ کی معلومات ناکافی ہیں. تھینک یو. شاہ صاحب, ڈاکٹر حملے کے بارے میں وزارت پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ بالکل خاموشی ہے. عمران خان صاحب آئے تو سن لیجیے, سوال آ گیا, سوال آ گیا نا بھائی جان. صحیح ہے, سنیے. میں بھی ان کی ہمشیرہ سے ملا ہوں. وہ میں جب وزیر خارجہ تھا تب بھی ملا کرتی تھی, اور حد الوسع کوشش کی گئی کہ عافیہ بہن واپس آ جائیں. مشکلات تھیں, مشکلات سامنے رکھی جاتی تھیں. میں خود دیانتداری سے کہہ رہا ہوں
میں نے یہ مسئلہ ایز فارمر منسٹر آف پاکستان سیکریٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن کے سامنے پیش بھی کیا اور اٹھایا, اور ہم نے مختلف اینگل سے دیکھا کہ کس طرح ریلیف مل سکتی ہے. انہوں نے بہت تکلیف دیکھی ہے, مجھے معلوم نہیں تھا. مجھے ابھی بہن نے بتایا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. میری دعا ہے کہ ان کی تکلیف ختم ہو اور وہ باعزت طریقے سے گھر آئے. تھینک یو.